हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार स्पेशल। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, बिहार से संबंधित जितना भी होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास से। बिहार के इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इतिहास में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास, यानी बिहार का जो प्राचीन कालीन इतिहास है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी है उसमें सभी में आपको काम आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। बिहार के प्राचीन इतिहास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतिहास को मेनली हम लोग बांटते हैं, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है वह है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, इन 3 भागों में हम लोग इसको बांट करके पढ़ते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल मेनली इसमें आता है पाषाण काल। इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज। पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। ये जो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस समय के जो लोग थे वो आदि मानव थे। इस समय कोई ऐसी लिपि नहीं मिली है। इस समय जो है हम लोगों को कुछ लिखा हुआ, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमको लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है जिससे कि हम इसको विशेष रूप से इसके बारे में पढ़ सकें। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी ऐसा लिखित साक्ष्य हम लोग को नहीं प्राप्त। हाँ, ताम्र पाषाण काल जाते जाते कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन उसे भी अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हमको मिला है जिससे कि हम लोग पढ़ सकें। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसमें देखिए, लिपि तो मिली है, लिखित प्राप्त हुआ है इसके साक्ष्य। इसके साक्ष्य हमें लिखित तो प्राप्त हुए हैं, लिखा हुआ मिला है, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं सके हम लोग इसको। इस काल में जो लिखा हुआ हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। और ऐतिहासिक काल, इसमें तो हमें लिखित भी प्राप्त हुआ है, लिखा हुआ भी मिला है, और इसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं। इसको हम लोग पढ़े भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें कुछ लिखा हुआ लिखित साक्ष्य जिसमें नाम मिला हुआ हो। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, जिसमें कि लिखित साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा सका है। तो देखिए, मेनली प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ते किस आधार पर हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर में। प्राग ऐतिहासिक काल हो या आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग किस आधार पर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पढ़ते आ रहे हैं। और ऐतिहासिक काल में तो पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित भी है, तो दोनों आधार पर उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे किस आधार पर में तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर में। इसका जो कालखंड है वो आरंभ से, ये आरंभ से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक का है। आरंभ से 3000 ईस्वी पूर्व तक का है। और इसका जो कालखंड है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का है। और ऐतिहासिक काल जो है ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के अभी तक चला ही आ रहा है, अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं किस काल को, इसमें हम लोग, इसमें मेनली आता है कौन सा काल तो पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम आ जाता है कौन सा हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब क्या है, ये आदि ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए कुछ उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जो है, वैदिक काल वो भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी लिखे वैदिक काल के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब कब लिखे गए हैं, तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो मेनली वैदिक काल भी आदि ऐतिहासिक काल में ही आ जाता है। इसमें भी वैदिक काल समाप्त होने पर में, वैदिक काल जब समाप्ति पर में था उस समय इसमें जो है ग्रंथों की रचना की गई, ऋग्वेद यजुर्वेद इन सभी को लिखित किया गया। पहले इस समय में क्या था, तो इस समय में वेदों को लोग सुन करके याद करते थे और इसी तरह वो आगे बढ़ता रहता था। जैसे गुरु अपने शिष्य को, 100 शिष्यों को बैठा करके उसको पढ़ा रहे हैं, वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, सुना रहे हैं, उनको याद करवा रहे हैं। अब उन 100 में से मान लीजिए 50 को एकदम कंठस्थ याद हो गया, 50 को क्या हो गया, याद हो गया, तो वो 50 क्या करेंगे, आगे गुरु बन करके फिर आगे लोगों को बताएंगे। तो वैदिक काल में मुख्यतः तक क्या था, तो वेद जो है सुन करके याद किया जाता था और सुनकर बोल करके ही पढ़ाया जाता था। इसमें कोई उस समय तक लिखित इसमें नहीं था। तो इससे क्या हो रहा था, तो कुछ कुछ चीजें जो है विस्मृत होती जाती थी, यानी कि लोग भूलते जा रहे थे। तो इसीलिए इसको जो है लगभग महाजनपद काल आते आते इसको लिखित किया गया, इसको लिख करके इसको एक ग्रंथ यानी पुस्तक के रूप में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद इसमें ऐतिहासिक काल में आ जाता है वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उदय उत्कर्ष, ये सब आ जाते हैं किसमें, ऐतिहासिक। और ये अभी तक लगभग चलता ही आ रहा है, यानी समकालीन भारत का जो हमारा इतिहास है वहां तक अभी वर्तमान तक जो भी होते जा रहा है वो सब इसमें क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो ये था, हम लोग इतिहास को इस 3 भाग में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो प्राग ऐतिहासिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में भी हम विशेष रूप से नहीं पढ़ेंगे, विशेष रूप से हम मेन हिस्ट्री के सेशन में, हिस्ट्री के वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम लोग बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार से संबंधित इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन बिहार इतिहास में भी हम लोग किसके बारे में, किस स्टेट के बारे में, तो बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार से संबंधित जो प्राचीन कालीन इतिहास है हम लोग सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राचीन बिहार, प्राचीन बिहार। अब देखिए इसमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, इसको मेनली हम लोग तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल, यानी ये इसको पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल। तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद है तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बाद एक और है चौथा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब इसको देखिए ये क्या है, ताम्र पाषाण काल को कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। ताम्र पाषाण काल को कुछ इतिहासकार आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं।
क्यों? क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल जो है ये बहुत लंबे समय तक चला था। ये क्या है, बहुत लंबे समय तक चला था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा संस्कृति भी चल रही थी और उस समय ताम्रपाषाण काल भी चल रहा था। लगभग हड़प्पा के लास्ट तक ताम्रपाषाण काल चला है। तो इसलिए कुछ इसको प्रागैतिहासिक काल में भी रखते हैं, इसको आदि ऐतिहासिक काल में, दोनों में रखते हैं। कहीं कहीं देखिएगा तो प्रागैतिहासिक काल में है, कहीं कहीं देखिएगा तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इस समय के जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे ये क्या थे, तो ये एक तरह से आदि मानव थे। ये एक तरह से ये आदि, उसमें एक तरह से क्या, ये आदि मानव ही थे। पुरापाषाण काल के समय में जो मानव थे वो क्या थे, आदि मानव थे। तो पशुओं की तरह ही जंगलों में अपना जीवन क्या करते थे, बिताते थे, जंगलों में ही रहते थे, जंगल में ही इनका जो है आश्रय रहता था। वहीं पर में जानवरों को मार करके खाना, वहीं पर जो भी फल है, फूल है, जो मिल गया वही खाना। इस समय के जो लोग थे वो क्या थे, खाना बदोश थे। इस समय के लोग क्या थे, खाना बदोश, अर्थात खाने के लिए जीवन जीना, जीने के लिए ही मतलब खाना ही चाहिए जीवन जीने के लिए, बस उसके अलावा और कोई काम ही नहीं था। खाने के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाना आना, खाना, बस इतना ही इन सब का काम। तो इस समय का जो पुरापाषाण काल का जो समय था, इस समय का कोई साक्ष्य क्या बिहार में उपलब्ध है? पुरापाषाण काल के कोई साक्ष्य बिहार में कहीं उपलब्ध हुए हैं, कहीं प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल के? तो देखिए पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य बिहार में भी प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के साक्ष्य जो है मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नालंदा से प्राप्त हुए हैं, नालंदा से प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, कैमूर की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी, यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से पुरापाषाण काल के कुछ कुछ साक्ष्य, कुछ आदिमानव के साक्ष्य, आदिमानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है? आदि मानव के साक्ष्य यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं पुरापाषाण काल के। कहां से? मुंगेर से, नालंदा से, कैमूर की पहाड़ी से, यहाँ से आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि पुरापाषाण काल के हैं। अब पुरापाषाण काल में ही मानवों ने क्या किया था, तो इस समय में ही मानवों ने अपने हाथ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पहले क्या थे, तो हाथ पैर दोनों का प्रयोग एक साथ ही किया करते थे। लेकिन पुरापाषाण काल समाप्त होते होते, पुरापाषाण काल समाप्त होते होते ही इन लोगों ने क्या किया, पैरों का अलग और अपने हाथों का अलग प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और हाथों का, देखिए हाथों का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय में, एक बहुत बड़ा विकास था मानवों के लिए कि हाथों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। पैर, पूरे शरीर, पैरों का प्रयोग अलग और अपने हाथों का प्रयोग अलग करना प्रारंभ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, एक बहुत बड़ा विकास था मानवों के लिए उस समय में। उसके बाद इसी समय में, पुरापाषाण काल के समय में ही मानवों ने आग की खोज कर ली थी। इन्होंने आग की खोज कर ली थी। देखिए आग से परिचित थे ये लोग पहले से ही, आग से ये स्टार्टिंग से ही परिचित थे। क्यों? वहां जंगल में रहते थे, बिजली चमकती थी, बिजली के कारण कहीं पेड़ में आग लग गया, या गर्मी के समय में घर्षण के, पेड़ों में घर्षण के कारण पेड़ों में आग लग गया, तो आग ये लोग देखते थे, आग से ये लोग परिचित थे, आग देख रहे थे। लेकिन उसका उपयोग किस तरह से करना है, आग को उत्पन्न किस तरह से करना है, ये उन्होंने धीरे धीरे सीखा। कब? तो पुरापाषाण काल में ही इन्होंने आग का ही प्रयोग करना सीख लिया, और धीरे धीरे इनकी जो है आग का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो आग से ये लोग खुद की सुरक्षा किया करते थे, यानी रात के समय में जैसे अंधेरा हो जाया करता था, तो रात में अंधेरा हो गया तो उस समय जंगल में रहते थे, तो जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, भयानक जानवर थे, उनसे रक्षा करने के लिए उन्होंने आग का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। यानी आग जला करके कहीं रख दिए,
आग जला दिए तो क्या हुआ, तो बड़े बड़े जानवर क्या है तो आग के पास डरते थे, आग के पास पहुंचते नहीं थे। तो ये अपने जहाँ रहते थे, जिस भी गुफा में रह रहे हो या जिस भी पेड़ के नीचे रह रहे हो, चाहे जहाँ भी रह रहे हो, तो वहाँ पर में बगल में आग जला करके रख दिया करते थे, ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर रात में नुकसान उनको ना पहुंचाए। ठीक है, तो आग की खोज और इन्होंने अपने हाथ का प्रयोग किया, ये दोनों क्या था, तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति थी, सबसे बड़ा विकास था पूरा पाषाण काल में मानवों के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो मौसम में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे जब इन लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो और आग का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन होने लगा। पहले क्या था, तो पहले ये लोग जो पहले का जो समय था, पूरा पाषाण काल में ही पीछे का जो समय था, वो क्या था, तो सर्दी का क्षेत्र था, यानी उस समय ठंडी का मौसम हुआ करता था। धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, तो गर्मी जब बढ़ने लगी तो मैदानी क्षेत्र में छोटे छोटे घास निकलने लगे, तो ये लोग जानवर सब जो हैं, हिरन, बकरी, गाय, भैंस, ये लोग क्या हुए, तो जंगलों से निकल करके मैदानी क्षेत्र में आने लगे वो घास के लिए। तो धीरे धीरे ये मानव भी जंगल से बाहर निकलने लगे, धीरे धीरे ये भी क्या होने लगे, जंगल से बाहर निकलने लगे। जब जंगल से बाहर निकलने लगे, तो वहां पर में इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। जब जंगल से बाहर निकलने लगे, तो देखा बहुत तरह की चीजें खाने पीने को मिलने लगी, पशु मिलने लगे। अब पशुओं का उपयोग ये लोग दो तरह से करते थे। पशु जो हैं, भेड़, बकरी, हिरन, इन सब का उपयोग दो तरह से, एक तो पालतू बनाने के लिए, पालतू बना लिए, आवश्यकता पड़ी तो उसी को काट करके खा भी लिए। तो पशु का उपयोग करना ये लोग सीख गए, उसको पालतू बनाना सीख गए। ठीक है, तो जब जंगल से बाहर निकले तो इस तरह का पशुओं को पालतू बनाने का। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग एक स्थायी रूप से रहने का व्यवस्था होने लगा इन लोगों का। अब जैसे पशु बाहर जब निकले तो कुछ समय कहीं रुके, तो वहां देखे नए तरह के घास निकल रहे हैं। घास जब निकल रहे हैं, तो उस घास पर में, उस पेड़ में, छोटे छोटे पेड़ में कुछ बीज हैं, उस बीज को जब खाने लगे तो अच्छा लगा। फिर जब वही बीज जब नीचे गिरा हुआ जो छोड़ दिए, देखे कि फिर ये 2 महीने 3 महीने में ये पुनः फिर से निकलने लगा। तो इसे क्या हुआ, तो इन लोगों को लगा कि इसको यदि फिर से छोड़ दिया जाए तो ये फिर से पौधा होगा और फिर से बीज देगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कृषि का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। कृषि का विकास होने लगा तो पशुपालन का भी विकास होने लगा। अब देखिए, बिहार में कहीं भी कोई भी पशुपालन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, कहीं से भी पशुपालन के साक्ष्य बिहार में नहीं प्राप्त हुए हैं। एक आदमगढ़ है एमपी में और एक है बागौर राजस्थान, इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बिहार में कहीं भी पशुपालन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। बिहार में कहीं भी पशुपालन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। और धीरे धीरे इन लोगों का जो है हथियार, औजार छोटे होने लगे। पहले पूरा पाषाण काल में इस समय में क्या था, तो बड़े बड़े पत्थर इनके हथियार के रूप में, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। कोई सामने से देख रहे हैं भेड़ या बकरी आ रही है, या कोई सामने उधर से जा रहा है, तो बड़ा सा पत्थर उठा करके ऊपर से फेंक दिए उसके ऊपर, तो वही उस भेड़ गया, उसी को फिर काट करके उसी तरह कच्चा उसको खाते थे। लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते इन लोगों के क्या हुए, हथियार, औजार जो है छोटे होने लगे। औजार इन लोगों के छोटे होने लगे, औजार छोटे होने लगे, नुकीले होने लगे। औजार छोटे और नुकीले होने लगे। इन मध्य पाषाण काल में इनके औजार क्या हो गए, छोटे और नुकीले होने लगे। इस समय भी इनके जो औजार थे वो पत्थर के ही औजार हुआ करते थे, और हड्डियों के भी औजार देखने को साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पत्थर और हड्डी दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दोनों के औजार मिले हैं, छोटे औजार मिले हैं, नुकीले औजार मिले हैं। तो कहां से मिले हैं, तो ये भी मिले हैं कहां से, तो मुंगेर से मिले हैं,
नालंदा से मिले हैं, नालंदा से मिले हैं, जमुई से मिले हैं, जमुई से प्राप्त हुए छोटे छोटे औजार, इनके मध्य पाषाणकालीन छोटे छोटे औजार जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? जमुई, नालंदा, मुंगेर, इन जगहों से मध्य पाषाण काल के कुछ कुछ साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद अब धीरे धीरे इन लोगों की जब कृषि का आविष्कार हुआ, कृषि करने लगे, पशुपालन होने लगा, तो धीरे धीरे इन लोगों की जो है सो संस्कृति सभ्यता बढ़ने लगी। ये लोग एक जगह रहने लगे, यानी कि अस्थायी निवास होने लगा इन लोगों का। मध्य पाषाण लास्ट होते होते, मध्य पाषाण समाप्त होते होते, यानी नव पाषाण काल जब प्रारंभ हुआ तो उस समय तक इन लोगों का क्या हो गया, तो नव पाषाण काल में इन लोगों का अस्थायी निवास हो गया। यानी अब एक जगह एक ग्रुप बना करके ये लोग रह रहे हैं, वहीं कृषि कर रहे हैं, पशुपालन ये सब करते हुए अब एक जगह ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये है पुरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के भी साक्ष्य बिहार में देखने को मिले हैं। नव पाषाण काल के भी बहुत सारे साक्ष्य बिहार में बहुत जगहों, बहुत सारे जगहों से देखने को मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो देखिए चिरांद, इसको याद रखिएगा, ये चिरांद जो है इससे संबंधित प्रश्न हर बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन रहता ही है। ये कहाँ है? तो सारण में, सारण में। उसके बाद चेचर, चेचर, श्वेतपुर, यह है कहाँ? तो यह है ये वैशाली में है। चेचर, सनवार, ये है रोहतास में, रोहतास में भीम बांध, ये मुंगेर में है। कुतुबपुर, ये हाजीपुर के पास है। उसके बाद केऊर, ये गया में है। इन सभी जगहों से क्या मिले हैं? नव पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं, कुछ कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं नव पाषाण काल। कहाँ से? चिरांद से, चेचर, श्वेतपुर, सनवार, भीमबांध, कुतुबपुर, केवल, इन सभी जगहों से नव पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। सबसे अधिक जो साक्ष्य देखने को मिले हैं वो चिरांद से ही देखने को मिले। सबसे अधिक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो चिरांद से ही प्राप्त हुए। वहां से क्या प्राप्त हुए? तो हड्डी, बर्तन, यही सब सबसे अधिक, हड्डी, बर्तन, कुछ कुछ और भी कुछ पत्थर के औजार, ये सब देखने को मिले हैं। कहां से? चिरांद से। तो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में चिरांद में ही नवपाषाण, चिरांद से ही नवपाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। नवपाषाण कालीन हो या मध्य पाषाण काल के हो या पूरा पाषाण काल के हो, तीनों के साक्ष्य यहाँ से चिरांद से देखने को मिले हैं। और सबसे अधिक संख्या में यही चिरांद में ही पाषाण कालीन, प्राचीन कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, चेचर से भी, श्वेतपुर से भी कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। पत्थरों के, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के औजार देखने को मिले हैं। कुतुबपुर से भी मिला है साक्ष्य, केवल गया के पास में भी मिला है, सनवार में भी मिला है, रोहतास के पास में। तो ये सब यहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले। नवपाषाण काल समाप्त होते होते इन लोगों का जो जीवन था वो एकदम एक रूप से स्थायी जीवन हो गया था। नवपाषाण काल के प्रारंभ में स्थायी ये लोग रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो है सो एक समूह बन गया। समूह बनने के बाद एक तरह से ग्रामीण सभ्यता, यानी सभ्यता की तरह ये लोग, सभ्य व्यक्ति की तरह, लोगों की तरह ये आपस में यहाँ धीरे धीरे रहने लगे हैं।
लोग सब आपस में मेल जोल करके आपस में, इसी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों का व्यापार का, जब खेती करने लगे, जब कृषि ये लोग करने लगे, कृषि कार्य करने लगे, तो कृषि जो भी अनाज उपज रहा है, खपत तो उस समय बहुत कम मात्रा में था। क्यों? इन लोगों की जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम थी तो अनाज जो है बच रहा है, बच रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, उसका आदान प्रदान क्या करते थे। अब जैसे किसी के पास भेड़ बकरी कुछ भी है, इनके पास अनाज है, तो कहते थे कि आप बकरी दे दीजिए, हम इतना अनाज दे देते हैं। यहाँ से क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तुओं का आदान प्रदान का सिलसिला प्रारंभ हुआ। यहीं से कहते हैं कि बिजनेस का जो है प्रारंभ हो गया, व्यापार की जो प्रक्रिया है यहीं से धीरे धीरे क्या होने लगी, तो प्रारंभ होने लगी। ठीक है, नवपाषाण काल के लास्ट होते होते क्या हुआ, इन लोगों ने वस्तु आदान प्रदान का कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी एक तरह से व्यापार इन लोगों का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद आ जाता है ताम्रपाषाण काल। इसके बाद का जो काल है वो है ताम्रपाषाण काल। इसके बाद हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल। चिल्कोलिथिक काल, चिल्कोलिथिक। इस समय में क्या होने लगा, इस समय लोग पत्थर का तो उपयोग करते थे, हथियार के रूप में पत्थर का उपयोग तो करते थे, लेकिन साथ में इन लोगों ने तांबा का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। साथ में इन्होंने क्या किया, तांबे का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई छोटा पत्थर का कुल्हाड़ी इन्होंने बनाया, अब उसमें जो है सो डंटल यहाँ तांबे का दे दिया, कुल्हाड़ी ये बनाया है, इसमें ये डंटल क्या कर दिया, ये पकड़ने के लिए तांबे का प्रयोग कर लिया, कि लकड़ी के रूप में यहाँ पर में तांबा दे दिया इन लोगों ने, जिससे क्या हुआ कि इनका इसको चलाने में भी कुशलता होती थी, यानी आसानी होती थी, सुविधा होती थी, और ये हल्का भी होता था। छोटा सा पत्थर है, तांबा अधिक वजन इसमें नहीं रहता था, तो पत्थर के साथ इन्होंने क्या किया, तांबे का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तांबे के कुछ हथियार औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। तांबे का भी औजार बनाना इन्होंने क्या किया, तो तांबे का भी औजार इन लोगों ने धीरे धीरे बनाना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए ताम्रपाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं, ताम्रपाषाण कालीन उपकरण जो मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य बिहार में कहां कहां से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य भी कहां से, चिरांद से मिले हैं, चेचर से मिले हैं, सोनपुर से मिले हैं, मनेर से मिले हैं, और कहां से मिले हैं, बक्सर के पास मिले हैं, नालंदा में मिले हैं, बराबर की गुफा में मिले हैं, बराबर की गुफा से मिले हैं। तीन सभी जगहों से क्या मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों के साक्ष्य, ताम्रपाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य मिले हैं, वहां से देखने को मिले हैं। चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, बक्सर, नालंदा, बराबर की गुफा, इन सभी जगहों से ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं बिहार में। ठीक है, अब देखिए इस समय में यहाँ पर में लोग मृदभांड का भी उपयोग प्रारंभ कर दिए। मृदभांड क्या होता है, तो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का घड़ा देखे होंगे, मिट्टी का गमला देखे होंगे, ये सब क्या है, एक तरह ये मृदभांड है। तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग प्रारंभ कर दिया इन लोगों ने, मृदभांड का प्रारंभ हो गया। अब मृदभांड में भी इन लोगों ने दो तरह के मृदभांड यहाँ से देखने को मिले हैं, दो तरह के मृदभांड देखने को मिले हैं। कौन कौन सा, तो BRW और दूसरा है NBPW, ब्लैक रेड वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि काले लाल मृदभांड
काले लाल मृदभांड और यहाँ उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड ये देखने को मिले हैं कहां से? अब देखिए काले लाल ये देखने को मिला है, प्राप्त हुआ है कहां से? तो वैशाली से प्राप्त हुआ है। ये कहां से मिला है? तो ये बक्सर से प्राप्त हुआ है और चिरांद से प्राप्त हुआ है, बक्सर और चिरांद। इन दोनों जगहों से उत्तरी काले चमकीले मृद NBPW देखने को मिले, प्राप्त हुए हैं। BRW वैशाली से ये प्राप्त हुए हैं काले लाल मृदभांड। तो इस समय में लोगों ने मृदभांड का भी प्रयोग यानी मिट्टी के बर्तनों का भी, और वो भी बेहतरीन बना करके पॉलिश्ड करके रंग के बहुत सुंदर सुंदर मृदभांडों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ये जो काले लाल मृदभांड हैं इनका उपयोग वो नॉर्मली अपने घरों में उपयोग के रूप में किया करते थे, लेकिन ये NBPW जो है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया करते थे। जैसे कोई घर में गेस्ट आ गया तो गेस्ट के लिए इसका उपयोग करते थे, उनको पानी देने के लिए, भोजन देने के लिए, या किसी उत्सव को कोई उत्सव मना रहे हैं तो उस समय में इन बर्तनों को निकाला जाता था NBPW उत्तरी काले चमकीले, तो ऐसा माना जाता है। तो मृदभांड का भी प्रयोग कब प्रारंभ हो गया? तो ताम्रपाषाण काल में मृदभांड। ये हड़प्पा सभ्यता में भी आपको मृदभांड देखने को, देखिए ताम्रपाषाण काल है बहुत लंबा चला है। जब हड़प्पा संस्कृति चल रही थी उस समय से पहले से ये ताम्रपाषाण काल प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद तक हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हुई है लगभग तब तक ये ताम्रपाषाण काल चलते रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोगों को मृदभांड देखने को, हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिले हैं बहुत सारे मृदभांड, अनेक अलग अलग तरह के मृदभांड देखने को मिले हैं। वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिले हैं, ताम्रपाषाण काल में भी देखने को मिले हैं। तो बिहार में दो जगह से एक BRW यानी काले लाल मृदभांड और एक उत्तरी काले चमकीले मृदभांड NBPW, ये बक्सर और चिरांद से प्राप्त हुए हैं और ये वैशाली से प्राप्त हुए हैं। तो ये मृदभांड भी बिहार में प्राप्त हुए हैं, वैशाली से, बक्सर से, चिरांद से। ठीक है, तो ये है ताम्रपाषाण काल। अब इसके बाद आता है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा काल में क्या है, हड़प्पा संस्कृति में उस समय का उसका जो विस्तार था, उस समय का कोई भी साक्ष्य बिहार में हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। उस समय का हड़प्पा संस्कृति की कोई भी साक्ष्य बिहार में, वहाँ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक ही आकर के वो स्टॉप हो गया, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक में ही आकर के वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, वहीं तक इसका विस्तार रहा। उसके बाद बिहार की ओर वो बढ़ा ही नहीं। तो बिहार में हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति की कोई भी साक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है। जब नहीं प्राप्त हो रहा है तो बिहार के सिलेबस में हम उसको क्यों पढ़ेंगे? बिहार के सिलेबस में हमको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग इसके बाद सीधे अब हम लोग चले आएंगे कहाँ पर में, तो वैदिक सभ्यता में। इसके बाद अब हम लोग वैदिक सभ्यता में प्रारंभ करेंगे। तो ये था हम लोग का प्राचीन कालीन बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोगों ने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इन चारों के बारे में देख लिया। बिहार में किस किस जगह से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस किस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हम लोगों ने आज देखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक काल से संबंधित, वैदिक काल के बारे में। इस समय में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जिनको भी नोट करना हो तो वो वीडियो को जब भी पॉज करके वो नोट कर लिया करें, ताकि याद करने में सुविधा होगी। जब जैसे किसी भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है तो स्थलों के नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर स्थलों के नाम ही पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया और बताइए कि बिहार में इसमें से नवपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं या मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं, तो कहाँ से NBPW का उत्तरी काले चमकीले मृदभांड किस जगह से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में बक्सर या चिरांद दे दिया, कोई एक ऑप्शन दे दिया या दोनों ऑप्शन दे दिया।
तो जगह के नाम याद रहने जरूरी है कि कहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।